नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की एक कविता कलगी बाजरे की। आज हम इस कविता की व्याख्या और उसके पश्चात इसके मूल भाव को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कलगी बाजरे की सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की काव्य संग्रह हरे घास वृक्षण भर में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। इस कविता में उन्होंने प्रेम और सौंदर्य की परंपरागत उपमानों कमलिनी, चंपा, तारिका आदि का प्रतिकार करते हुए प्राकृतिक और स्थानीय प्रतीकों का बनाया है, जो एक नवीन सौंदर्य दृष्टि को हमारे सामने लेकर आता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कविता को। इस कविता में अज्ञेय हरी पिछली घास और कलगी बाजरे की जैसे उपमानों का प्रयोग करते हैं। उनका मानना है कि प्रेमिका की सुंदरता को परंपरागत रूढ़िवादी प्रतीकों व उपमानों से व्यक्त करना भावनात्मक गहराई को खो देना है। इसलिए वे अपनी भावनाओं को अधिक सजीव, सरल और सहज रूप में व्यक्त करने के लिए स्थानीय और अपेक्षाकृत उपेक्षित प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो प्रतीक है कहीं अधिक सहज है, कहीं अधिक प्राकृतिक है, जीवंत हैं, जीवन के कहीं आसपास हैं। मूल कविता है: हरी बिछली घास, डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। इस कविता में कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें हरी बिछली घास पर डोलती हुई छरहरी बाजरे की कलगी कहूं, तो तुम क्या अर्थ ग्रहण करो? अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, अगर मैं लाल रंग की आभा से युक्त सांझ के नभ में चमकते हुए एक अकेली तारिका मैं तुम्हें नहीं कहता, या शरद ऋतु की प्रभात की ओस की बूंदों में नहाई हुई कुमुदनी मैं तुम्हें नहीं कहता, या नवोदित चंपाकली मैं तुम्हें नहीं कहता। कवि कहता है कि अगर मैं सांझ के समय लाल रंग की आभा से युक्त आकाश में उगी हुई अकेली तारिका, चमकती हुई अकेली तारिका, शरद की प्रभात में ओस की बूंदों से नहाई हुई कुमुदनी, या चंपा की तट की कली वगैरह ये सब नहीं कहता, बल्कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम हरी पिछली घास हो, या हवा के झोंकों में डोलती हुई छरहरी बाजरे की कलगी हो। तो इसका कारण यह नहीं है कि मेरा हृदय उथला हो गया है या सूना है, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, इसका यह भाव नहीं है। यह भी नहीं कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मेरे हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये उपमान वास्तव में जो नारी सौंदर्य को प्रकट करने के लिए जिन उपमानों का प्रयोग सदियों से कवि करते आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अब पहले हो चुके हैं। इन प्रतीकों की देवता अब कूच कर चुके हैं, उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं। जैसे किसी बर्तन को बार बार घिसने से उसके मुलम्मा अर्थात उसकी चमक छूट जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो उपमान है बार बार प्रयोग करने से ये अपना सौंदर्य खो बैठे हैं। मुझे इनमें सौंदर्य की कुछ झलक प्रतीत नहीं होती, वह भावना इनमें अब नहीं रही। यही कारण है कि मैं तुम्हें उन उपमानों के माध्यम से संबोधित नहीं करता। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के। लेकिन हे प्रियतमा, क्या तुम मेरी उस भावना को जिस भावना से मैं तुम्हें हरी बिछली घास या डोलती हुई बाजरे की कलगी कहता हूँ, क्या तुम उस भावना को नहीं पहचान पाओगे? मेरे हृदय में छिपे हुए प्रेम को तुम नहीं समझ पाओगे? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के। वास्तव में क्या तुम अपने रूप के उस गुण को नहीं पहचान पाओगे, जो इस जादू के काफी निकट है? अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से, इन दो नए उपमानों के माध्यम से मैंने तुम्हें जो कहा है वास्तव में एक जादू के समान है, और इसी जादू के तुम काफी कुछ निकट हो, जो तुम्हारे रूप गुण से काफी साम्य रखता है। क्या तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे? निजी किस सहज, निजी अर्थात व्यक्तिगत, किस सहज व्यक्तिगत भावना से
गहरे बांध से अर्थात किस गहरे संबंध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ? क्या तुम इस बात को नहीं अनुभव कर पाओगे कि मैं अपने किस व्यक्तिगत सहज भाव से, किस घनिष्ठ संबंध से, बस किस प्रेम भावना से मैं तुम्हें यह सब कह रहा हूँ? क्या तुम यह नहीं समझ पाओगी? अगर मैं यह कहूँ बिजली घास हो तो लहलहाती हवा में गल गई छरहरी बाजरे की, कि हे प्रिय, अगर मैं तुम्हें वो सब ना कहते हुए जो प्रायः सभी कवि कहते हैं, तट की कली चंपे की कहना, या लालिमा युक्त आकाश में एक अकेली तारिका का उगना चमकना धमकना, या शरद की किसी प्रभात में ओस की बूंदों से नहाई हुई किसी कली कुमुदनी तुम्हें कहना, अगर मैं वो सब नहीं कहता, बल्कि मैं तुम्हें यह कहूँ कि तुम पिछली घास के समान लहलहाती हुई हवा में डोलती हुई छरहरी बाजरे की कलगी अर्थात बाली के समान हो, तो क्या तुम मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम की भावना है उसे तुम नहीं समझ पाओगे? और उन शब्दों के माध्यम से, उन प्रतीकों के माध्यम से मैंने तुम्हारे जिस सौंदर्य के वास्तविक गुण का, उस स्वाभाविक गुण का जो वर्णन करना चाहा है, जो काफी कुछ इस जादू के, इस प्राकृतिक भाव के, सहजता के काफी निकट है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं कर पाओगे? आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिजली घास है। कवि कहता है कि हम स्वयं पर ही दोषारोपण करते हुए कि हम जो शहरी लोग हैं, पालतू मालंच, मालंच का अर्थ है बगीचा, पालतू से अर्थ लिया जा सकता है कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित। हम शहरी लोगों के लिए मानव निर्मित एक छोटे से उपवन में संवरी हुई जूही के फूल को ही हम अपना प्रकृति का वास्तविक स्वरूप मान बैठते हैं। लेकिन इससे कहीं आगे बढ़कर जो सृष्टि के विस्तार का, इस सृष्टि के संपूर्ण ऐश्वर्य का, उसकी उदारता का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक है, वह यह बिछली हुई घास है। क्या तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते? या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, या फिर शरद कालीन सांझ के किसी सूने आकाश में, पीठिका का अर्थ होता है एक छोटा समतल अपेक्षाकृत ऊंचा भाग, पीढ़ी भी इसे कह सकते हैं, जिसे एक थोड़ा ऊंचा आसन सा होता है जिसके ऊपर किसी चीज को रखा जाता है। तो शरद की सांझ के सूने आकाश की पीठिका पर जो अकेली बाजरे की कलगी डोल रही है, वह कहीं अधिक सच्चा प्रतीक है। एक बार पीछे से चलते हैं, कवि ने एक साथ दो बातें कही हैं। कवि कहता है कि हम शहरी लोगों के लिए जो मानव निर्मित उपवन है और उसमें संवरी हुई जूही का जो फूल है, वही वास्तविक प्राकृतिक सौंदर्य मान लिया जाता है। लेकिन इनसे कहीं अधिक विस्तार पूर्ण जो सृष्टि के विस्तार का द्योतक है, जो ऐश्वर्य का द्योतक है, जो प्रकृति की सृष्टि के औदार्य का द्योतक है, वो कुछ और है। इनसे कहीं अधिक सच्चा और प्यारा प्रतीक बिछली हुई घास, या फिर शरद की सांझ के समय सुने आकाश की पीठिका पर डोलती हुई छरहरी बाजरे की कलगी है। कवि का मानना है कि ये जो दोनों उपमान हैं कहीं अधिक सहज हैं, प्राकृतिक हैं, जीवंत हैं, हमारे जीवन के निकट हैं, और ये प्रकृति के विस्तार, उसके ऐश्वर्य और उसके औदार्य का कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से वर्णन करते हैं। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घन आगो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। और कवि कहता है कि सचमुच मैं जब कभी इन्हें देखता हूँ, इन्हें अर्थात बिछली हुई घास, लहलहाती हवा में डोलती हुई छरहरी बाजरे की कलगी, जैसे इन प्राकृतिक उपमानों को जब मैं देखता हूँ, तो संस्कृति अर्थात सृष्टि का यह खुला विरान मेरी आंखों में घनीभूत हो उठता है, मेरे हृदय के कहीं अधिक सिमट आता है, और मैं एकांत में इनके प्रति समर्पित हो जाता हूँ।
शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? मैं मानता हूँ कि शब्दों में जादू होता है, और ये प्यारे प्यारे शब्द हैं जिनके माध्यम से प्रायः है कवि अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। आकर्षक तो लगते हैं, लेकिन मैं जिस समर्पण की भावना से जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, क्या वो कोई महत्व नहीं रखते? अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि शब्दों में जादू अवश्य होता है, ये मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन हृदय की जो भावना है, जो समर्पण है, क्या उसका कोई महत्व नहीं? अर्थात वो जो समर्पण है, वो जो भावना है, इन शब्दों के जादू से कहीं अधिक ऊपर है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का विषय। तो इसके साथ साथ अगर पूरी कविता को पढ़ने के बाद हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो कविता है, अगर इसके मूल भाव की अगर हम बात करें, तो एक नवीन दृष्टि लिए हुए है। जिस तरह से प्रेम की अनुभूति को कृति की सहज सूक्ष्म में पिरोकर एक नवीन साहित्यिक दृष्टि प्रस्तुत की गई है, तो उसके लिए अज्ञेय जी प्रशंसा के पात्र है, और इसलिए शायद उन्हें प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता है कि हर दृष्टि से, चाहे वो भाव की दृष्टि हो, चाहे वो कला पक्ष की दृष्टि हो, नए मानों को का चयन करने की उनकी ललक, प्रत्येक दृष्टि से वो प्रयोगवादी है और कुछ नवीन प्रयोग करते आए। अपनी प्रियतमा को हरी घास पर हिलोर लेती बाजरे की नाजुक कलगी सी है मानती है। उनका मानना है कि यह कहीं अधिक जीवंत है, कोमल है, और एक अनछुई सुंदरता के प्रतीक है। इससे पहले जो प्रतीक आते रहे हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया भी है, उन्हें लगता है कि वो जैसी मैले हो चुकी है, बार बार प्रयोग करने से जैसे बर्तन की चमक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वो जो प्रतीक हैं, वो जो उपमान है, अब अपनी चमक को बैठे हैं। उनका मानना है कि उनका मानना है कि छायावादी जो काव्य इससे पूर्व रहा है, सभी पाठक विदित होंगे इस बात से कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद। तो उन्होंने कहा था, और ये प्रयोगवादी कवि रहे हैं, तो वो कहते हैं कि छायावाद की जो घिसी पिटी मान्यताएं रही हैं, और जिन घिसे पिटे उपमानों का प्रयोग उन्होंने किया, जैसे ललाटी सांझ का तारा, निहार स्नात कुमुदनी, अर्थात उसकी बूंदों में भीगी हुई कुमुदनी, ये सब अब उथले हो चुके हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका प्रेम उथला नहीं है, मैला नहीं है, अभी तो सृष्टि के विस्तार और ऐश्वर्य में रचा बसा है। शहरी जीवन के संकुचित सीमाओं से परे कविता ग्रामीण प्रकृति की उदारता में प्रेम का सच्चा सौंदर्य खोजती है। इन्होंने एक शब्द इसमें प्रयोग किया था, पालतू मालंच। पालतू मालंच से अभिप्राय है कि मानव के द्वारा सजाया गया घर में ही एक छोटा सा उपवन, और जिसमें जूही की कली जो खिली हुई होती है, जिसे हम सौंदर्य का वास्तविक प्रतीक मान बैठते हैं, वो सच नहीं है। इसलिए वो प्रियतमा को कुछ नए उपमान देते हैं। उनका मानना है कि उनके प्रियतमा का जो रूप है वो अनमोल है, उसे आंका नहीं जा सकता। उसका विस्तार भी उस पालतू मालंच की अपेक्षा कहीं अधिक है। तो पूरी कविता जो है आज्ञे के प्रयोगवादी चिंतन परंपरा के अनुसार चलती है। वो प्रेम को आधुनिक संवेदना के रूप में एक बड़े कैनवास पर उकेरते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति की सादगी में छिपे गहन सौंदर्य को के माध्यम से अगर हम अपने प्रेम को अभिव्यक्त करें, तो वह कहीं अधिक कारगर होगा, कहीं अधिक प्रभाविक होगा, कहीं अधिक स्वाभाविक होगा। तो इस प्रकार से ये जो कविता है, हिंदी काव्य में एक नव सौंदर्य बोध की नींव रखती है, जिसके बाद जो प्रयोग वाली कविता है, वह बहुत से ऐसे नए उपमानों को हमारे सामने लेकर आते हैं, जो इससे पहले शायद हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं देते, और सीधे सीधे इसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो अकेय जी को जाता है। तो ये था हमारा आज का विषय। कविता का नाम है कलगी बाजरे की, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने अकेय जी ने इस कविता को लिखा है। आशा करता हूँ कि यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।